नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ, और हमारे साथ हमारे चार मेहमान हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव जी, समीर चौगांवकर साहब स्टूडियो में आ चुके हैं। आप सबका बहुत स्वागत। और आज बहुत सारी खबरें आपके लिए इंतजार कर रही हैं। चाइना से एक बहुत बड़ी खबर हमारे पास है। दलाई लामा ने अगले दलाई लामा के बारे में क्या बताया है, उनका चयन कैसे किया जाएगा, यह हम आपको बताएंगे। और इसकी अहमियत भारत के लिहाज से क्या है, उसकी चर्चा। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो 5 देशों के दौरे पर निकले हुए हैं, वहां से क्या खबर आई, घाना से खास तौर पर जो उनका पहला पड़ाव था, उसकी बात हम लोग करेंगे। इजरायल और हमास के बीच जारी युद्ध, क्या अब ट्रंप वाकई रुकवा पाने की हालत में पहुंच गए हैं, उसके बारे में भी आपको पता चलेगा। और एक जो चर्चा आप भी सुन रहे होंगे बहुत, कि पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों के यूट्यूब, एक्स, इंस्टाग्राम हैंडल्स ये जो बैन कर दिए गए थे भारत में, खबर है इनको दोबारा खोल दिया गया। इसकी असलियत क्या है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत आज हम कर रहे हैं चाइना की एक खबर से, और इस खबर को आप बहुत गौर से देखिएगा भी और मेहमानों की बातों को सुनिएगा भी, क्योंकि चीन से अव्वल तो कोई खबर निकलती नहीं है और बहुत सारी बातें वहां संकेतों में पढ़नी पड़ती हैं। और जिस खबर की आज हम बात करने जा रहे हैं, यह पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कहां हैं? चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कहां लापता हो गए, यह सवाल अचानक दुनिया भर में हेडलाइन बनने लगा है। और आज हम इसकी परतें आपके सामने खोलेंगे, और इसके पीछे बहुत सारी वजह हैं यह सवाल उठने के पीछे। शी जिनपिंग पिछले कुछ हफ्तों से बिल्कुल गायब हैं। मई के आखिरी हफ्ते और जून के कुछ दिनों शी जिनपिंग कहीं नजर नहीं आए। काफी वक्त से वो सार्वजनिक मंच से दूर हैं, यहां तक कि चाइना के अखबारों में उनकी तस्वीर तक नहीं छप रही है। पिछली बार जून में बेलारूस के राष्ट्रपति के साथ चीन के राष्ट्रपति आखिरी बार किसी पब्लिक फंक्शन में देखे गए थे। तब भी वहां की मीडिया ने यह दावा किया था कि शी थके हुए हैं, वो बीमार से लग रहे हैं। और अब ब्रिक्स सम्मेलन, जिसके लिए मोदी जी भी गए हुए हैं, ब्राजील जाएंगे जिसके लिए, अब यह खबर पुख्ता हो चुकी है, कंफर्म हो चुकी है कि शी जिनपिंग ब्राजील भी नहीं जा रहे हैं, वो ब्रिक्स देशों के शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा नहीं लेंगे। तो आखिर शी जिनपिंग को हुआ क्या है? पिछले 12 साल में यह पहली बार होगा कि शी जिनपिंग ने ब्रिक्स के समिट से दूरी बनाई है। चीन के सियासी परंपरा को अगर देखें तो ऐसा लगता है कि चीन सत्ता परिवर्तन की तरफ बढ़ रहा है। मैंने फिर आपसे कहा कि चीन में कभी ऐसी कोई खबर निकल कर नहीं आती है, हम बहुत सी बातें संकेतों में पढ़नी पड़ती हैं, कुछ छोटी छोटी खबरों को जोड़ करके ये आंकलन करने पड़ते हैं। तो ये दावा क्यों किया जा रहा है कि शी जिनपिंग का दौर अब खत्म होने वाला है? फिलहाल चीन में शी जिनपिंग की ताकत सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के फर्स्ट वाइस चेयरमैन जनरल जांग यूक्सिया के पास जाती हुई दिखाई दे रही है। मतलब मिलिट्री ताकत जो सर्वे सर्वा थे जिसके शी जिनपिंग, अब ऐसा लग रहा है कि वो किसी और के हाथ में जा रही है। यूक्सिया के अलावा एक और नाम है जो चर्चा में है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वेंग यांग भी एक तगड़े दावेदार हैं वहां के मिलिट्री चीफ बनने के लिए। टेक्नोक्रेट वेंग बाकी नेताओं के मुकाबले ज्यादा युवा और शांत स्वभाव के माने जाते हैं। चीन में वैसे भी सत्ता परिवर्तन अक्सर शांति से, बिना किसी उथल पुथल के चुपचाप हो जाता है। चीन में कई बड़े नेताओं का हश्र इससे पहले ऐसा हो चुका है। मैं आपको यह भी बताऊं कि चीन के पूर्व विदेश मंत्री हों, चीन के पूर्व रक्षा मंत्री हों, वो भी ऐसे ही पिछले कुछ दिनों में गायब हुए। ऐसा ही हश्र उनका होता हुआ दिखाई दिया। आपने अक्सर ऐसी खबरें भी सुनी होंगी, खासतौर पर किसी के ऊपर भ्रष्टाचार का इल्जाम लगा दिया जाता है या कोई और आरोप लगा दिया जाता है, और फिर वो नेता रातों रात गायब हो जाता है, नजर नहीं आता। कई मामलों में ऐसे व्यक्ति की रहस्यमयी हालात में मौत भी हो जाती है। कई बार उसको मौत की सजा सुना दी जाती है। ऐसा चाइना में पहले कई बार हो चुका है। लेकिन शी जिनपिंग को लेकर ये जो सवाल उठ रहे हैं, ये पहली बार है। शी जिनपिंग ने पिछले कुछ वर्षों के अंदर चाइना में ताकत के जितने लीवर थे, सब पर अपना कंट्रोल कर रखा था। फिर चाहे वो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाइना का मिलिट्री कमीशन हो, या फिर उसके अंतर्गत आने वाले जितने और तमाम तरीके के ताकत के आप कह सकते हैं लीवर्स होते हैं, वो सब शी जिनपिंग ने अपने हाथ में ले लिए थे। चीन एक डिक्टेटरशिप है। चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी का रूल है। कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर से ही अगला नेता निकल करके आता है, और उसकी एक बड़ी जटिल परंपरा भी है। लेकिन उसके लिए एक बड़ा हार्ड लाइन नेता होना बड़ा जरूरी समझा जाता है। शी जिनपिंग उसी हार्ड लाइन ऑफ थॉट से आने वाले एक नेता हैं। लेकिन अचानक क्या हुआ कि शी जिनपिंग पहले तो हफ्तों के लिए गायब होते हैं, उसके बाद जब वो आते भी हैं तो पता लगता है कि वो बड़े बड़े कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं लेने जा रहे। और सबसे बड़ा संकेत, चीन के सरकारी अखबारों में, ब्रॉडकास्ट मीडिया में जब किसी नेता का जिक्र होना बंद हो जाए
या कम हो जाए तो वो सबसे बड़ा संकेत माना जाता है कि अब सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। तो क्या चीन में शी जिनपिंग के साथ भी वही हो रहा है जो उन्होंने किसी नेता के साथ कुछ वर्ष पहले किया होगा? हमारे साथ एवीएम पीके श्रीवास्तव साहब हैं। मैं सर आपसे शुरुआत करना चाहता हूं क्योंकि एक ऐसी खबर है, मैंने कहा पढ़नी पड़ती है छोटी छोटी खबरों में। क्या शी जिनपिंग का दौर खत्म हो रहा है? सौरभ, अभी जो जिस तरह के दृष्टांत आ रहे हैं, जैसे ग्लोबल टाइम्स में उनका नहीं आना, उनके प्रेस में नहीं आना और ब्रिक्स में नहीं शरीक होना, जो कि 12 साल से लगातार ये परंपरा रही है, हमेशा शरीक हुए हैं, ये अपने आप में ज़रूर एक विचार मन में लाता है कि कोई ना कोई बात तो है। और चीन में जब भी सत्ता परिवर्तन हुआ है और जब भी इस तरह की चीज़ होती है तो पहला वो जो आप कहते हैं ना, वो आदमी मिस्टर एक्स बन जाता है, गायब हो जाता है और उसके बाद वो चीज़ें रोल आउट करती हैं। तो ये, लेकिन ये डिसीजन वहाँ पर जो वहाँ की उनकी अपनी सुप्रीम काउंसिल है वही ले सकती है, उसके हाथ में ये अधिकार है। तो अगर ऐसा हो रहा है, मैं आपकी इन संभावनाओं से इनकार नहीं करूँगा, लेकिन अभी एक बात और हो सकती है, अगर शी जिनपिंग बीमार हैं या किसी ऐसी अवस्था में हैं कि वो कहीं मूव आउट नहीं कर सकते, तब भी परिवर्तन। मैं क्लियर कर देता हूं, ये बात सही है कि भाई कोई नेता भी बीमार पड़ सकता है, उसको हो सकता है आराम के लिए कुछ वक्त के लिए दूर जाना पड़े, लेकिन ऐसे हालात नहीं दिखाई दे रहे क्योंकि वो अपने उस जब जो कुछ हफ्तों के लिए वो दिखाई नहीं देते, वापस तो वो आ गए। जैसे हमने बताया वो बेलारूस के राष्ट्रपति के साथ दिखाई दिए। हाँ, कुछ आई थिंक 13 to 16 के बीच में ऐसा कुछ था। लेकिन उसके बाद भी ये सिलसिला जारी है, उनकी फोटो नहीं छप रही है, उनके बारे में तो ये आप जो कह रहे हैं, इस संभावना से इनकार नहीं किया सकता है और चीन में ऐसे ही सत्ता परिवर्तन होता है। सौरभ, इसमें कोई आपकी जो आंकलन है उसमें कोई मैं दूसरा विचार नहीं रख सकता, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो ये हमारे इस कॉन्टिनेंट के लिए, इस पूरे क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी घटना है। और ये देखना है कि उन दोनों में से एक जो आपके जनरल साहब हैं जो नेक्स्ट इन लाइन हैं और दूसरे जो शांत स्वभाव वाले हैं, इन दोनों में से कौन आता है वो बहुत इम्पैक्ट करेगा और ख़ास तौर से भारत के लिए ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। इसलिए इसको हमें इस पर वॉचफुल आई रखनी पड़ेगी। ये पूरे स्ट्रक्चर को इम्पैक्ट करता है उनके यहाँ, क्योंकि उनका जो शी जिनपिंग लाइफ लॉन्ग प्रेसिडेंट बना दिए गए थे, उसके बाद परिवर्तन होना और उससे पहले जो उनके एडमिरल थे वो चले गए, 3 लोग हटाए जा चुके हैं, वो भी गायब हो चुके हैं। जिताऊं तो अब ये कौन सी चोट है, किस तरीके ये करप्शन के पीछे पड़े हुए थे। आपने जो कहा ना कि बहुत बड़ा हम पर भी बहुत बड़ा। एक और चीज मैं जोड़ना चाहूंगा सौरभ, अगर एक सेकंड हो तो। एक इनकी जो बेटी है जो हार्वर्ड में पढ़ती हैं, उनके ऊपर भी बातचीत उठ रही थी और कुछ अगर सब चीजों को मिलाएं, आप मिला के देखें तो क्या बात है, ऐसी कौन सी चीज हुई है कि शी जिनपिंग को अपनी गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। सत्ता परिवर्तन मेरे ख्याल से, मेरे अनुमान में शायद अभी मतलब कहते हैं ना, उसकी संभावना पूरी बन गई है। अब वो कैसे होगा और कब होगा, कब अनाउंस करेगी इनकी मीडिया, वो देखने वाली बात है। 2 बातें मैं इसमें और जोड़ता हूं आपकी बात में। एक संकेत और जो मिला था वो ये था कि ये अपने पिताजी के नाम पर एक मेमोरियल बना रहे थे बहुत बड़ा। अब खबर आई है कि उस मेमोरियल को भी रोक दिया गया है। अब ये भी एक संकेत है। अब जब फिर वही बात है कि वहां से जो खबरें आती हैं, क्योंकि इतना टाइट ग्रिप है चीन की सरकार का वहां के मीडिया के ऊपर और हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ पर वहां के लोगों के, कई चीजें जो हैं कभी बहुत वक्त के बाद ही साफ हो पाती हैं। लेकिन शी जिनपिंग की ग्रिप कितनी फर्म थी इसका अंदाजा आप एक और बात से लगाइए कि कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर शी जिनपिंग डॉक्ट्रिन पढ़ाई जाती थी। सर इसके बारे में ज्यादा आपको बताइए। ठीक बात है, वो सबसे पावरफुल लोगों में से रहे, मतलब अभी हाल के लोगों में से। और जैसे सर ने भी इस बात का जिक्र किया, चाइना में एक तो इतनी सिक्रेसी रहती है कि आपको कुछ पता नहीं चलता, लेकिन जो मैं पिछले 5-7-10 दिन से देख रहा था उसमें लग रहा है कि वो अब उनके अवसान का वक्त है, चला चली की बिला है, मतलब सत्ता के तौर पर से। 2 बड़ी बातें जिसको आपने नोट किया, वो जो फादर का म्यूजियम है उसको ऑफिशियल स्टेटस नहीं दिया, ऑफिशियल स्टेटस नहीं दिया गया, ये बड़ी बात है। समझ रहे हैं आप, जो आप कह रहे हैं कि उनके लिए जो बनाया जा रहा है संग्रहालय, म्यूजियम है, तो उसको ऑफिशियल स्टेटस चाइना ने नहीं दिया है। दूसरा एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है जिसकी मैंने चाइनीज़ उस पर देख रहा था कि जिनपिंग ने ट्रंप साहब से बात की थी फ़ोन पर, तो उसको चाइनीज़ टीवी ने जब दिखाया तो उसमें उनके पोस्ट का जिक्र नहीं किया गया। कहा गया कि जिनपिंग जो हैं उनकी ट्रंप से बात हुई है। तो ये एक बड़ा मैं बदलाव के तौर पर देखता हूँ कि ये बड़ा बदलाव हुआ है।
तीसरा जो मुद्दा है कि वो वांग यांग वहाँ पर एक टेक्नोक्रेट हैं, उनको सक्सेसर के तौर पे देखा जा रहा है कि वो क्या आ सकते हैं क्या नहीं आ सकते, इस पर चर्चा चल रही है। वांग यांग आते हैं तो क्योंकि चाइना का जिस तरह से काम चल रहा है उसमें उन्हें प्रो मार्केट और रिफॉर्मर के तौर पर देखा जाता है। तो यदि वो आते हैं तो, और वो जो कन्फ्रंटेशनिस्ट नहीं है, तो दुनिया में पूरा जो माहौल बन रहा है उसमें यदि चाइना को एक ऐसा लीडर मिलता है तो भारत के लिए भी एक बेहतर होगा। और जैसे प्रधानमंत्री जी कहा करते थे कि 21वीं सदी, मतलब कहा करते हैं अब भी, 21वीं सदी जो है एशिया की सदी है। तो यदि कोई एक ऐसा लीडर मिल जाता है जो भारत और चाइना के रिश्तों को भी सुधार सकता हो, प्रो मार्केट हो, रिफॉर्मिस्ट हो, कूल एंड काम हो, तो बेहतर काम हो सकता है। वैसे तो चाइना में पिछले 2 दशक जो हैं वो लगभग शी जिनपिंग के दशक के तौर पर याद किए जाएंगे। ऑलमोस्ट बल्कि नया चाइना जो है, नया चाइना ही समझिए आप उनके हाँ, डॉक्ट्रिन पर चला। लेकिन इस वक्त चाइना काफी हार्डशिप से भी गुजर रहा है। वैसे तो बहुत बड़ा मुल्क है और भारत के बाद बड़े देशों में ग्रोथ रेट चाइना का ही है, ठीक ठाक 3 से 4% के रेट पर वो आगे बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी चाइना के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी समस्या है। एक खबरें आप अक्सर देखते होंगे कि चाइना के अंदर जो है लाखों लाख अपार्टमेंट बने हुए, रहने वाला कोई नहीं है। ये सीधे सीधे वहां के बाजार की जो हालत है उससे जोड़ करके इसको देखा जाता है। प्रो मार्केट, इसीलिए मैंने कहा कि वो वांग यांग का नाम जो प्रो। हाँ, तो क्या ये चाइना के अंदरूनी हालात भी जो हैं, और आपने जो वैश्विक उसका भी जिक्र किया, इनका दौर एक बहुत कन्फ्रंटेशनिस्ट चाइना के तौर पर भी, तो इसलिए वो बदलाव, एक बड़ा बदलाव वहां पर दिखाई दे। और जिस तरह से वो गायब हैं, और ये ऐसा होता है कि फेड आउट जब होता है तो धीरे धीरे किया जाता है। थिएटर में रहे हैं तो थिएटर में धीरे धीरे फेड आउट किया जाता है। तो धीरे धीरे जब फेड आउट करते हैं ना, चाहे वो लाइट हो चाहे साउंड हो, तो पता नहीं चलता और एक स्मूथ उसका एसिमुलेशन होता है। त्रिपाठी जी, आप कितना पढ़ेंगे इन तमाम खबरों में? नहीं, देखिए, एक तो ये कि इसमें बहुत कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक लाइन की बात यह है, कम्युनिस्ट शासन में शासक का अंत ऐसे ही होता है। हु जिनताओ को जिस तरह से 2022 की जो उनकी प्राइमरी चल रही थी पोलित ब्यूरो की, उसमें जिस तरह से उनको उठाकर ले जाया गया और उनसे जिनपिंग ने बात तक नहीं की, वो एक बड़ा उदाहरण। ऐसे बाजू पकड़ वो तो खैर बगल में वो आदमी मुझे लगता है वैसा नहीं होगा इनके साथ। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि अभी इधर हाल के वर्षों में चीन में कोई प्रेसिडेंट इस तरह से गायब किया जा रहा हो, ये घटना नहीं याद आती है। घटनाएं हैं अलग अलग, जो टॉप कमांडर रहे, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, बड़े बड़े कारोबारी गायब हो गए, वो सब हुआ, लेकिन प्रेसिडेंट इस तरह से गायब नहीं हुआ। ये गायब हो गए थे, ये अलीबाबा वो देखिए क्या जैक मा गायब हो गए। तो लगातार जैक की कोई खबर ही नहीं है। बहुत, जिसको कहते हैं कि जबरदस्त तरीके से विस्फोट है, और उसकी कई बार वजहें भारत बना है, कई बार उनकी अपनी इकोनॉमिक हार्डशिप्स बनी है, कई बार जो चीन का एक बहुत बड़ा वर्ग, चूंकि कई बार हम लोग कहते हैं ना कि भारत से बहुत लोग विदेश जा रहे हैं, लेकिन दुनिया में सबसे तेजी से अपना देश छोड़कर कहीं से कोई भाग रहा है तो नॉर्थ कोरिया के बाद चाइना है। नॉर्थ कोरिया में पता नहीं चलता, यहां नंबर्स आते हैं। अब चाइना उसका 2 तरह से इस्तेमाल करता है। एक तो अमेरिकी विश्वविद्यालय, अमेरिकी इंस्टीट्यूशन, अमेरिकी रिसर्च जितनी जगह है, वहां अपने लोगों को स्पाई के तौर पर बिठाता है, जिसको ट्रंप कहते हैं कि हार्वर्ड से लेकर सब जगह कि हम जितनी सब्सिडी खत्म कर। लेकिन उसका दूसरा हिस्सा क्या है, वो खतरनाक है चीन के लिए। ये वो सारे लोग हैं जो चाइनीज हैं, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी की तानाशाही, लोकतंत्र विरोधी नीतियों के खिलाफ वो अमेरिका जाते हैं, अमेरिकी चेहरा बनते हैं, अमेरिका उनका इस्तेमाल करता है, और वो अपने परिवारों से जुड़कर अमेरिका को वहां की खबर देते हैं। पिछले कुछ समय में अगर 2 दशक की बात करें तो 3 बड़े ऐसे वाकये हुए जिसमें वहां की किसी लड़की या वहां के किसी पढ़ने वाले ने अपने परिवार से वहां की जानकारी दी। ये चीन में खतरनाक है। दूसरा एक खतरनाक समय आया था जब गलवान हुआ था। गलवान जब हुआ तो दुनिया में अलग अलग बात कही जाती रही, और तास न्यूज एजेंसी ने सबसे पहले बताया कि करीब करीब 60 लोग मरे हैं, लेकिन फिर भी चाइना उसको स्वीकार नहीं कर रहा था। वहां का जो लोकल प्लेटफॉर्म है, जिसको हम कहते हैं यहां एक्स हो गया, यूट्यूब हो गया, जो अमेरिकी है, वहां नहीं चलता उसका। वहां क्या चलता है, वहां वीवो चलता है। वीवो पर कुछ यूथ ने वो फोटो डाली, एक फोटो डाली कि भारत में एक सैनिक का सम्मान होता है, उसको उसके घर तक ले जाया जा रहा है। वो किस तरह से सैनिक सम्मान, राजनीतिक सम्मान, सामाजिक सम्मान है। और दूसरा, यहां जो मर गया, जो चाइनीज सैनिक जिसकी गर्दन तोड़ दी भारतीयों ने, वो चुपचाप ले जाकर दफना दिया गया। वीवो पर एक वीडियो आया जिसमें ऐसे एक लाइन से कई ऐसे, जो उनको आप कब्र कह लीजिए, ताबूत कह लीजिए, जो भी आप माने, उनकी एक लाइन से ऐसी थी, उसको काउंटिंग करते हुए वीवो पर डाला गया।
ये वो समय था जो सबसे खतरनाक समय था जिनपिंग के लिए। दूसरा जो अलीबाबा पर उन्होंने किया था, क्योंकि फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी, जो चाइना का यूथ है वो लगातार ये कह रहा था कि ये सिस्टम अब नहीं चल सकता, ये सिस्टम कोलैप्स कर गया है। जिस मैन्युफैक्चरिंग के आधार पर दुनिया की दादागिरी की, वो टाइम अब चला गया। उनके इकोनॉमिक जोन अब ध्वस्त हो रहे हैं, वहां खरीदार नहीं मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोकल जो मार्केट है वो डेवलप हो रही है। इंडिया में उसमें एक बड़ी वजह है, शायद यही वजह है कि जिनपिंग ने यह तय किया कि हम इस पूरी व्यवस्था को बदलेंगे, जिसको आप शी डॉक्ट्राइन के नाम से कहते हैं, जिसको आप कहते हैं कि अब सब कुछ वो प्रीमियर रहेंगे जब तक वो जीवित हैं। एक वर्ग है जिसको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था, और जो दो नाम है, जो वैंग और दूसरा एक जो नाम लिया जा रहा है वो हु जिनताओ के बहुत नजदीकी हैं। कहा यह जा रहा है कि जो 24 सदस्यों की सबसे ताकतवर पोलित ब्यूरो है, उसने जिनपिंग के खिलाफ विद्रोह 6 महीने पहले कर दिया था। पिछले कुछ दिनों से उसके आसार दिख रहे हैं, संकेत दिख रहे हैं। समीर जी, देखिए, चीन में सब कुछ नॉर्मल तो नहीं, ये बात तो तय है। अब इतने अंदर की खबर कि भाई अभी क्या चल रहा है, आने वाले में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन एक बड़ी घटना घटी है कि 14 जून को शी जिनपिंग का जन्मदिन आता है। पहली बार ऐसा हुआ कि 14 जून को उन्होंने ग्लोबल टाइम से बात नहीं की, और 14 जून को उन्होंने किसी भी तरीके का अपने जन्मदिन पर कोई संदेश है, जो उनके जो कमांडर है आर्मी के लोग जो उनको शुभकामनाएं देने जाते थे, उनसे किसी से मुलाकात नहीं। ये शी जिनपिंग के कैरियर का पहला दिन था 14 जून की, जिस दिन उनके जन्मदिन के दिन चीन के किसी भी अखबार में, चाहे वो ग्लोबल टाइम्स हो, और ग्लोबल टाइम्स से तो इस पर एक स्टोरी की थी कि 14 जून को शी जिनपिंग क्यों अपीयर नहीं हुए। हालांकि वो बाद में उन्होंने वेबसाइट पे अपलोड की थी और कुछ ही मिनटों के बाद उन्होंने स्टोरी को विड्रॉ कर लिया था। तो अपने जन्मदिन के दिन शी जिनपिंग को उपस्थित न रहना, ये एक बड़े संकेत की ओर बता रहा है कि भाई वो अपने वाइफ के साथ भी मतलब बधाई स्वीकार करते हैं, उनका फोटो नहीं आया, कोई जानकारी नहीं आई। तो ये बता रहा है कि चाइना में सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन क्या शी जिनपिंग जो इतनी मजबूरी से 2013 और 2014 से पूरे चीन को उन्होंने अपनी मुट्ठी में ले लिया था, क्या इतने आसानी से कोई उनका तख्ता पलट कर सकता है? उनके सबसे मोस्ट ट्रस्टेड पर्सन उनके सलाहकार थे, पूरे बड़ी पोस्ट पे उनके लोग बैठे थे। तो क्या ऐसी स्थिति आ गई है कि उनके खिलाफ एक बड़ा माहौल बन रहा है? तो मुझे लगता है कि हो सकता है चाइना में कुछ चुनाव तो होता नहीं। बिल्कुल भाई, हमारे यहाँ पर कोई नेता हटेगा तो जनता हटेगी। बिल्कुल, चाइना में तो व्यवस्था है नहीं। लेकिन मैं मतलब कहना ये चाह रहा हूं कि इसका मतलब उनकी जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके अंदर कोई चेक्स एंड बैलेंसेस है। बिल्कुल, निश्चित रूप से वो पोलिट ब्यूरो पूरा चेक्स एंड बैलेंसेस वाला है। उसमें बड़ी जो भी डेवलपमेंट हुआ कि 3 सितंबर को तियानमेन चौक पर एक कार्यक्रम होता है हर साल, जापान पर जब चीन ने जो जीत की थी उसके 80 साल के पूरे होने पर। तो अभी ग्लोबल टाइम ने 8 दिन पहले स्टोरी की है कि उस समय शी जिनपिंग देश को संबोधित नहीं करेंगे। अगर ग्लोबल टाइम से लिख रहा है स्पष्ट रूप से कि 3 सितंबर को शी जिनपिंग संबोधित नहीं करेंगे, तो मुझे लग रहा है एक बड़ा संकेत है कि चीन के अंदर जो सत्ता का परिवर्तन हो रहा है। ये जो 3 सितंबर के पहले कोई बड़ा डेवलपमेंट, बिल्कुल 3 सितंबर के पहले कोई बड़ा डेवलपमेंट चीन के अंदर होगा, और हो सकता है 3 सितंबर के पहले कोई नया राष्ट्रपति मिले और वो तियानमेन चौक पर देश को संबोधित करे। अब चीन को कोई नया राष्ट्रपति मिलेगा, दुनिया को चाइना का कोई नया राष्ट्रपति मिलेगा, ये तो हम नहीं कह सकते। लेकिन ये जरूर है कि चीन में सब कुछ ठीक नहीं है, जैसा बाकी सारे मेहमानों ने बताया, और ये सिलसिला पिछले कुछ हफ्तों से लगातार चल रहा है। आने वाले वक्त में तस्वीर कुछ और साफ होगी तो और बात कर पाएंगे आपके साथ। अब मैं थोड़ी चाइना से और थोड़ी भारत से जुड़ी, लेकिन सौरभ इसमें एक और जुड़ी बात हमारे लिए है। हाँ सर, हमारे लिए सबसे जुड़ी बात यह है कि हमें अपनी सीमाओं पर अब और सतर्कता बरतनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी इस तरह का लीडरशिप चेंज होता है तो आप कोई ना कोई खिलवाड़ या कोई छेड़छाड़ आप देखेंगे सीमाओं पर होता है। इसलिए अब सीमाओं पर बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, जिससे कि किसी भी नए लीडर को अपने को असर्ट करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए वो भारत का प्रयोग ना करे। एक दूसरी चीज सर, दलाई लामा अपना 90वां जन्मदिन मनाने वाले हैं कुछ दिनों में। तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा, जो कि पूरी दुनिया के अंदर तिब्बत का सबसे बड़ा चेहरा है, उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है। दलाई लामा ने साफ कर दिया है कि दलाई लामा संस्था जो है, मतलब कि एक दलाई लामा, इनके बाद अगले दलाई लामा का चयन ये भविष्य में जारी रहेगा। ये सवालों में क्यों आया था, इसके पीछे भी खुद दलाई लामा थे। उन्होंने कुछ वर्षों पहले ये कहा था कि हमें इस पर सोचना होगा कि क्या अब हम इस संस्था को जारी रखें या इसको बंद कर दें। भाई, दलाई लामा का जो इंस्टीट्यूशन है, जो पद है, ये किसी के पास रहे या न रहे। ये जो मौजूदा दलाई लामा है, चीन ने जब तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लिया तो उसके बाद वहां से निर्वासित होकर, वहां से बच करके ये भारत आए थे। और हमारी सबकी याददाश्त में यूं कह लीजिए, या तिब्बत के ऊपर जब से कब्जा हुआ है तब से यही दलाई लामा है। 90 वर्ष के ये होने जा रहे हैं। तो अब सवाल है कि इनके बाद दलाई लामा कौन होगा।
इसके अलावा उन्होंने एक चीज और साफ की है, इन्होंने ये भी साफ कहा है कि इनके देहांत के बाद इनके उत्तराधिकारी का सिलेक्शन तिब्बती बौद्ध परंपराओं के मुताबिक होगा। तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि अब ये संस्था, ये जो इंस्टीट्यूशन है दलाई लामा का, ये चलता रहेगा, आगे हम इसका चयन करेंगे। चाइना क्या करता है, चाइना अपने यहां वो कोशिश करता है कि जो असली अथॉरिटी जो है जिनके पास दलाई लामा, वो अथॉरिटी इनसे इसको कमजोर किया जाए। पीछे पंचेन लामा का चयन किया जाना था, तो वो काम भी दलाई लामा को करना था या उनके साथ जुड़े हुए जो और बौद्धजन है उनको करना था, लेकिन चीन ने वहां अपने यहां वो काम कर दिया। इन्होंने बिल्कुल साफ कह दिया है कि इसमें चीन की कोई भूमिका नहीं है। 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो ने एक वीडियो मैसेज जारी किया है और उसमें उन्होंने साफ कहा कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, उसके सिलेक्शन की जिम्मेदारी मादेन फोदरंग ट्रस्ट इन्होंने ही बनाया हुआ है। वो केवल यही ट्रस्ट जो है वो दलाई लामा के अगले अवतार पर फैसला करेगा। जी हाँ, दलाई लामा का चयन जो होता है अवतार के हिसाब से किया जाता है, इसमें कोई व्यक्ति, संगठन या कोई सरकार इंटरवीन नहीं करेगी। और दलाई लामा के इस ऐलान के बाद चीन भड़क गया और चीन की तरफ से एक नई चेतावनी अभी जारी की गई है। उसमें उन्होंने कहा कि नया दलाई लामा का चयन जो है वो चीन में किया जाएगा, चीन में स्थापित परंपराओं के हिसाब से किया जाएगा। तो वो अब जब ये नौबत आएगी तो आप देखेंगे कि दुनिया में दो दलाई लामा के चेहरे जो हैं आपको दिखाए जाएंगे। अब एक इस चयन होता कैसे है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग परंपरा है। तिब्बत की जो बौद्ध परंपरा है उसमें ये माना जाता है कि एक दलाई लामा, जैसे अभी जो दलाई लामा है, ये सुनिश्चित करते हैं कि मुझे अब अगले जन्म में किस शरीर में अवतार लेना है, पुनर्जन्म, मेरा पुनर्जन्म कहाँ होगा, किस शरीर में होगा, ये दलाई लामा तय करते हैं, ऐसा मानते हैं वो। और इसीलिए 2 साल की उम्र से, जैसे अब इनका मान लें जब भी देहांत होता है किसी दलाई लामा का, उसके 9 महीने के बाद ये प्रक्रिया शुरू कर देते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को पूर्व दलाई लामा की चीज़ें दिखाना शुरू करते हैं। और जो बच्चा उन चीज़ों को पहचान लेता है या पुराने दलाई लामा से जुड़ी हुई किसी भी वस्तु को पहचानना शुरू कर देता है, ये एक तरीका, और भी कई तरीके हैं, तो उससे वो पहचानते हैं कि दलाई लामा ने इस बच्चे के शरीर में जन्म लिया है। और 2 साल की उम्र तक उनका मानना है कि एक बच्चे का चयन कर लिया जाता है और फिर उसको ग्रूम किया जाता है और फिर बाद में और पुख्ता भी की जाती है, इस बात को तस्दीक की जाती है कि ये सही दलाई लामा है या नहीं है। चीन ने कहा कि ये तरीका नहीं हम मानेंगे, एक पूर्व स्थापित परंपरा है। उन्होंने कहा एक सोने का कलश, उसके अंदर पर्ची डाली जाएगी और उसमें से पर्ची निकाली जाएगी, तो इसको गोल्डन अर्न बोला जाता है, हम उससे चयन करेंगे कि दलाई लामा कौन होगा। अब ये दलाई लामा चले साहब, ये तो भविष्य की बात है। सवाल यह है कि ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि जो भी दलाई लामा हो वो स्वतंत्र परंपरा से उनका चयन किया जाए। एक बात और दलाई लामा कह गए, उन्होंने कह दी है, ये भी कह दिया है कि मेरा जन्म जो है किसी स्वतंत्र देश में होगा, मतलब चीन में मेरा जन्म नहीं होगा, मेरा जन्म किसी आजाद मुल्क के अंदर होगा, ये भी उन्होंने कह दिया। अब ये तो बड़ी गूढ़ बातें हैं कि कैसे चयन होगा, लेकिन इंटरेस्टिंग है। आप तिब्बत की पॉलिटिक्स को इससे आगे कैसे देखते हैं त्रिपाठी जी? देखिए, एक तो ये कि 1959 से दलाई लामा निर्वासित जीवन जी रहे हैं, लेकिन दुनिया उन्हें ही तिब्बती परंपरा, तिब्बती धर्म, तिब्बती संस्कृति और समाज का संरक्षक मानती है। चीन ने बाकायदा तिब्बत में दलाई लामा के, जिसको कहते हैं ना कि उसी तरह के कई लोगों को नियुक्त किया, उनको बाकायदा मठों में स्थापित किया। धीरे धीरे जो दलाई लामा के समर्थक थे उनको उन मठों से बाहर किया और जिसको तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन कहते हैं, वहां पूरी तरह से चीन का सर्विलांस स्टेशन है। एक तरह से अब तिब्बत वो नहीं है, तिब्बत पूरी तरह से चीन का एक ऐसा, आप छोटा मोटा एक वर्क स्टेशन कह सकते हैं, जहां से वो सब जगह नजर रखता है। और एक तरह से दुनिया भर में जो लामा के अनुयायी हैं, बुद्धिस्ट हैं, तिब्बती परंपरा को मानने वाले लोग हैं, उनका यह कहना है कि हमारी संस्कृति पर चीन ने कब्जा कर लिया है। अब दलाई लामा ने जब कहा कि बाहर के किसी देश में पैदा होगा, तो इसका सीधा सा मतलब यही था, क्योंकि चीन में अगर कोई पैदा होता है और अगर हम उसको मान भी लें, क्योंकि चाइना की जिस तरह की चीजें रही हैं और जो जो कोशिशें उन्होंने की हैं, तो उसमें हम मान भी लें कि किसी को कहें कि ये हमारा वंशज है, ये हमारा उत्तराधिकारी है, पता चला कि वही चाइना उसको पिछले 20 सालों से 30 सालों से ग्रूम करके और उसी परिवार को तैयार कर रहा था कि ये अगला दलाई लामा ये हो सकता है। ये आशंका बार बार जताई जाती।
मेरा ये मानना है कि बहुत बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन भारत ने जो स्टैंड लिया है, भारत के जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं किरेन रिजिजू, उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो दलाई लामा की परंपरा से लामा बन के आएगा हम उसी को स्वीकार करने वाले हैं। इसका मतलब यह हुआ कि भारत और चीन के बीच जो एक ये टकराव का बिंदु हमेशा रहता है, जिसको लेकर कहा जा रहा था क्या इस बार थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक मूव लेगा क्या भारत, तो वो भी अब दूर हो गया। यानी भारत उसी के साथ जाएगा जिसको दलाई लामा कहेंगे। लेकिन बहुत कोई मतलब रणनीतिक तौर पर या दूसरे तौर पर मुझे कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं दिखता है। देखिए इसमें ये तिब्बत ऑटोनोमस रीजन में अब कोई बचा नहीं है उस तरह से। एक तो हमारी बड़ी लंबी चौड़ी सीमा लगती है तिब्बत के साथ। अगर तिब्बत आजाद होता तो चीन से हमारी सीमा ना होती। नहीं, और हमारा तो जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो वहां आईटीबीपी है। हाँ, इंडो चाइना बॉर्डर फोर्स थोड़ी ना है, बॉर्डर पुलिस नहीं है। लेकिन भारत देखिए कैसे बैलेंस करता आया कि दलाई लामा और निर्वासित सरकार तिब्बत की भारत में रहती है, लेकिन भारत चीन के तिब्बत पर आधिपत्य को स्वीकार भी करता है, मानता भी है कि तिब्बत जो है वो चीन का हिस्सा अब हो चुका है। लेकिन इसमें एक अब आगे भारत क्या लाइन लेगा ये देखना होगा। इसमें देखिए ये सूट करता है, जैसे आपने यूएस की पॉलिसी देखी है, वो स्वीकार करता है कि वन चाइना पॉलिसी, लेकिन जहाँ तक ताइवान का सवाल है तो उनके साथ उनका टीआरए भी है, ताइवान रिलेशनशिप एक्ट है, और उसको वो अलग से हथियार देते हैं और उनके पासपोर्ट्स में अपना वीसा वसा लगा के उनको आने देते हैं। तो उसी तरीके से दिस स्ट्रेटजिक एम्बिग्युइटी को बना के रखना बहुत ज़रूरी है। और यूएस का भी एक तिब्बत पॉलिसी है, तिब्बत पॉलिसी एंड सपोर्ट उसको कहते हैं, वो यूएस का भी एक एक्ट है। उसके ज़रिए वो चाहते हैं कि जो तिब्बत की रिलीजियस ऑटोनॉमी है उस पर कोई वो नहीं पड़ना चाहिए। इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपके बॉर्डर स्टेट में कम से कम वहाँ की जो पॉपुलेशन है इट इज़ नॉट इंडोक्ट्रिनेटेड और उनकी लीनिंग आपकी तरफ होती है, सो इट हैज़ इट्स ओन एडवांटेज। उसका बहुत बड़ा सामरिक महत्व भी है। तो इस तरीके से हम जो सपोर्ट कर रहे हैं कि हम दलाई लामा की परंपरा को सपोर्ट कर रहे हैं, एक तरीके से हम उसी बात को करें जो ग्लोबली उठाई भी जाती है कि जो उनकी रिलीजियस सब हर धर्म को अधिकार है कि अपनी प्रैक्टिसेस को फॉलो करे, उसकी ऑटोनॉमी हो। तो उसके ऊपर जो अटैक हो रहा है वो चाइना का खास वो है। बाकी हम कहते हैं ओके तिब्बत इज पार्ट ऑफ चाइना। वो तो एक खबर आ रही है इस वक्त, मैं आपको उसकी ओर लेकर के चलता हूं। झारखंड के साहिबगंज में एक मालगाड़ी के हादसे का एक वीडियो सामने आया, वो आप उसको जरा देखिएगा। ये देखिए जरा आप, ये बैरवा रेक लोडिंग यार्ड में एक मालगाड़ी खड़ी थी और जो कि ढलान पर अचानक अनियंत्रित होकर तेज रफ्तार से सरकने लग गई, आगे बढ़ने लग गई और बेकाबू होकर पलट गई, जिससे मालगाड़ी के कई हिस्से पटरी से उतर गए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें किसी को कोई चोट नहीं आई है, कोई नुकसान नहीं हुआ है। रेलवे का नुकसान जरूर हुआ, लेकिन अदरवाइज किसी जान का कोई नुकसान इसमें नहीं हुआ। झारखंड के साहिबगंज में ये हादसे की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। मालगाड़ी के कुछ डिब्बे खड़े हैं और पीछे से कुछ और डिब्बे जो आते हैं ढलान पर, ऐसा लगता है कि अनियंत्रित होकर ये टक्कर हुई है।